हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आयुष सागर। आप सभी आज हम बात करेंगे चाइल्ड एंड टीनेजर के मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ हैं चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर टीना बंसल। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। ऐसा कॉमन केसेस क्या आपको मिलते हैं जो बच्चों में और टीनेजर में पाए जाते हैं? कि बच्चों में टीनेजर्स में एंजाइटी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, जैसे कि उनको घबराहट का महसूस होना, ना उलझन महसूस होना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर काम को करते हुए ऐसा महसूस होना, नए लोगों से मिलने में डरना। डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें कि बच्चों का मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन रहना, बाहर खेलने में या पुराने जो काम अच्छे लगते थे उसमें मन ना लगना। बिहेवियरल चेंजेस मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहना, जल्दी गुस्सा हो जाना, पहले जो आदतें थी उनका सडनली बदल जाना। ADHD के बारे में इसका क्या? देखिए, ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें होती हैं, बच्चे में अटेंशन की कमी होती है और हाइपर एक्टिविटी होती है। कुछ बच्चों में दोनों चीज़ें साथ में मिलती हैं, किसी बच्चे में सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होती है, किसी में सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। अटेंशन की प्रॉब्लम होने से क्या हो सकता है कि जैसे स्कूल में जब टीचर समझाएंगी पढ़ाएंगी तो बच्चा ध्यान नहीं लगा पाएगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा, उनकी नोटबुक्स में काम इनकम्प्लीट मिलेगा। घर में जब मम्मी पापा पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बैठेगा नहीं, फोकस नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर से ज़्यादा देर, कुछ मिनट्स से ज़्यादा देर उनका फोकस नहीं बन पाएगा। और साथ में अगर हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है कि वो अपनी जगह पे बैठे ही नहीं, इधर से उधर घूमते रहें। जैसे स्कूल में टीचर्स की कंप्लेन हो सकती है कि अपनी सीट पे बैठते नहीं हैं, पूरी क्लास में घूमते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, बीच में बोल देते हैं, उतावले रहते हैं। यही कंप्लेंट्स घर में भी हो सकती हैं। तो ये एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली एज से ही मिलता है, बहुत छोटी एज से मिलता है। और हर जगह ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब दो सेटिंग्स में एटलीस्ट प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कि स्कूल और घर में। जैसे पेरेंट को आइडेंटिफाई होता है कि मेरा बेटा बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग इस चीज़ को? क्या उनको थेरेपिस्ट के पास जाना नेसेसरी होगा या फिर वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अगर पेरेंट्स को ऐसे कोई साइन सिम्टम्स लग रहे हैं बच्चे में, या फिर स्कूल में आजकल प्रोविजंस होते हैं कि वो लोग बच्चे की एक्टिविटी नोट करते हैं और पेरेंट्स को वार्न करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि बच्चे में ADHD हो सकता है, तो वो तुरंत अपने किसी भी नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट उनका एक डिटेल असेसमेंट करेंगे बच्चे का, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ADHD है या नहीं। ADHD होगा तो हमें साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि जैसे मेडिसिन होती हैं वो देनी पड़ेंगी, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो हम जिसमें पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को कैसे बिहेवियर में उनके चेंज लाना है, वो इंक्लूडेड होगा। इसको घर पे खुद से कंट्रोल कर पाना बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, साइकेट्रिस्ट की हेल्प पे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। मैम, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चा 3-4 साल का हुआ, उसको सुबह बैग टांग दिया जाएगा 5-10 किलो का, स्कूल भेज दिया जाएगा। स्कूल से आता है, 1-2 ट्यूटर लगा दिए हम लोग, एक इंग्लिश पढ़ाएगा, एक मैथ पढ़ाएगा, एक कुछ गाना सिखाएगा। रात हुई हम उसके साथ बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। तो बच्चा सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये जो सीखने वाले फेज में लगा है, इससे उसके मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता तो ज़रूर होगा, कैसे पड़ता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, बच्चों का स्कूल जाना तो बहुत ज़रूरी है ना, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सब ज़रूरी है। बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। बट बात यही है कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का, आर्ट एक्टिविटीज़ का, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे स्कूल्स और करिकुलम डिसाइडेड हुए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के जिस तरीके से डिसाइडेड है, वो कभी कभी ओवरबर्डन कर देते हैं बच्चों को कि ये कोर्स है, इसको याद करके आना है, इसको लिखना है। पढ़ाई को रटने से और बच्चे के मार्क्स में, एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना स्मार्ट है। अगर ये फर्स्ट नहीं आ रहा तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं कि ये तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे ने तो ऐसे किया, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए। तो वो कंपेरिजन आ जाता है जो हम आसपास की सेटिंग में देखते हैं। मार्क्स के बेसिस पे ही ये सोचा जाता है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। फिर साथ में उनकी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल दी जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं, बट उसका एक बैलेंस रहना चाहिए। बच्चे को टाइम मिलना चाहिए सेल्फ एक्टिविटीज़ का भी, जो एक्टिविटीज़ वो खुद से करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सिंगिंग ना करना चाहता है, बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है तो उसे स्पोर्ट्स करवाना चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स नहीं करना चाहता है, कोई बच्चा है जिसको आर्ट में या सिंगिंग में या किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो उसे उसमें हमें फर्दर लेके जाना चाहिए। हर बच्चा हर एक्टिविटी कर पाए ये नहीं पॉसिबल है। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए कि उसकी स्टडीज़ और उसके रेस्ट और उसके स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में, वरना बच्चे ओवरबर्डन हो जाएंगे, बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा, फिर बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बर्नआउट जैसा हो गया, फटीग आ जाएगा, तो वो कुछ भी करना बंद कर देगा, ना तो पढ़ाई ठीक से कर पाएगा, ना वो एक्टिविटी जो पसंद करता है वो ही ठीक से कर पाएगा। तो बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है।
अब तक जो स्कूल के नियम चलते आ रहे थे, ट्यूटर के चलते आ रहे थे, जो हो गया सो हो गया। अगर हम एक मैसेज देना चाहें लोगों को, पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को, खास करके एक स्कूल टीचर को, तो आने वाले समय में उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे एक बढ़िया माहौल में ग्रो कर सके? तो इसका ऐसा इन्वायरमेंट उनको प्ले करना चाहिए, ऐसा स्कूल टीचर्स? देखिए, स्कूल टीचर्स का काम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टीचर का बच्चे की लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। बच्चे अपने टीचर्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं, और कभी कभी बच्चे टीचर्स की ही बात मानते हैं, घर वालों की नहीं मानते। तो ऐसे में जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे में उन्हें सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बच्चों से रिलेटेड, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं। अगर कोई बच्चे का उन्हें चेंज दिख रहा है सडनली कि ये बच्चा पहले चिड़चिड़ा नहीं था, अब चिड़चिड़ा हो गया है, इसकी पढ़ाई में उन्हें इफ़ेक्ट दिख रहा है कि पहले ये एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता था या अपना होमवर्क पूरा करके आता था, अब ये बच्चा वो सब नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सडनली बिहेवियर में चेंज हो गए हैं, तो वहाँ टीचर को सेंसिटाइज होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कि सिर्फ ना करना है या अवॉइड करना है चीज़ों को इसलिए कर रहा है। एक रीज़न हो सकता है उसके पीछे, बच्चा किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हो सकता है, या उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो के दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो हमारे स्कूल टीचर्स को सबसे पहले सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग बच्चों से वो डील कर सकते हैं। तो स्कूल में अगर कोई काफ़ी सारे स्कूल्स में आजकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ पे अगर किसी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम लगती है तो उनके पास रेफ़र कर देते हैं, फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी तरीके से डील करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो काफ़ी सारे स्कूलों ने स्टार्ट किया है, स्कूल्स ने स्टार्ट किया है, और काफ़ी सारे स्कूल में अभी होना बाकी है जो हो सकता है। मैम, आजकल बड़ा ही देखने को मिलता है हर घरों में, लोगों में, कि टीनेजर का जो फेस है इसमें मूड स्विंग का बड़ा रोल है। कभी बच्चा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, कभी एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, और पेरेंट अगर इसको सही करना चाहें तो क्या कैसे कर सकें इसको? देखिए, मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमनली ग्रोइंग एज के बच्चों में देखा जाता है। जैसे आपने बोला कि कभी अचानक से वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी अचानक से चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं, तो इसी को मूड स्विंग्स कहते हैं। मूड इधर से उधर स्विंग कर रहा है बच्चों का। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। बच्चे इस एज में उनकी बॉडी में, उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे उन्हें डील करना होता है, प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल फिजिकल दोनों तरीके के चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। पहले वो घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, अब वो बाहर निकल रहे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब चेंजेस से जब एक बच्चा जूझ रहा होता है तो उस फेज़ में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं, कि कोई चीज़ उन्हें अच्छी लग सकती है, कोई चीज़ ख़राब लग सकती है, घर वाले कभी बहुत अच्छे लग सकते हैं, कभी दुश्मन नज़र आ सकते हैं, कभी एकदम से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सके, कैसे आइडेंटिफाई कर सकें और बच्चों से कैसे डील कर सकें? देखिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एक इशू है, ऑलमोस्ट सारे ही जितने टीनेजर्स या अडोलेसेंट्स जिनको हम कहते हैं वो इससे जूझ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों का एक तरीके का नॉर्मल बिहेवियर है ना, इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि उन्हें इससे बहुत ज़्यादा अलार्म होना है या परेशान हो जाना है या तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। कभी कभी वो बच्चे के ऐसे बिहेवियर को इग्नोर भी कर सकते हैं। गुस्से का बदला या उनके मूड स्विंग्स का बदला का जवाब जो वो देते हैं वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इट्स जस्ट अ फेज दैट विल पास। पर मोस्टली केसेस में जैसे होता है कि बच्चे एक्चुअली हम पे ही जाते हैं जी, हम अगर गुस्से वाले हैं तो वो लक्षण दिखने लगते हैं। जी, बिल्कुल। तो उस फेज में दोनों में नहीं बनती है, ना बाप बेटों में बनती है, क्योंकि दोनों एक बड़े होने पे बराबर फेज में जाते हैं। जी। बाप ये नहीं सोच सकता है कि मेरा बेटा मेरे बराबर बात कर रहा है, और बेटे को लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बाप मेरी सुनते नहीं है। तो इस फेज में क्या करना चाहिए एक पेरेंट को भी? मतलब कर सकते हैं कि बच्चों के बिहेवियर बदलने की जगह हम घर के बाकी लोगों का बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि बच्चे देख के ही सीखते हैं। जैसा उन्होंने देखा है घर में, अगर उन्होंने गुस्सा या एग्रेशन देखा है तो वो उसी चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं। अगर उन्होंने देखा है कि किसी चीज़ पे घर में कोई गुस्सा हुआ तो उन्हें लगता है अच्छा ये चीज़ गुस्से से ही मिलती है, वो भी उस गुस्से को सीखते हैं। वहीं अगर पेरेंट्स उसी चीज़ का जवाब काम होके शांति से दें या फिर दूसरी तरीके से डील करने की कोशिश करें जिसमें कि एग्रेशन या वायलेंस नहीं इंक्लूड हो, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि अच्छा ये भी तरीका है, ऐसे भी डील कर सकते हैं।
तो पेरेंट को ये समझना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि उनके और उनके बच्चे के बीच का आपस का जो रिलेशन है वो अच्छा रहे, तो बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो उसका डबल गुस्सा करके जवाब नहीं देना है। तो ऐसे क्या क्या बिहेवियर होते हैं पेरेंट को जो अनइंटेंशनली बच्चों पे इफेक्ट करते हैं? ज़्यादा वॉयलेंस का होना, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा बच्चों को दिखना कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, या जो उनके कोई भी एक पेरेंट है वो दूसरों पे गुस्सा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, या किसी पेरेंट में कोई नशे की आदत है, वहाँ से बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं। या फिर कुछ पेरेंट अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी की चीज़ें करने दे रहे हैं उनको कि जाओ जो मर्जी करो, किसी चीज़ का कोई रोक नहीं है, किसी चीज़ रखना पड़ता है। जो पेरेंट नहीं रखते वहाँ प्रॉब्लम होती है। कुछ पेरेंट ओवर चेक रखते हैं, बिल्कुल ही बच्चों को बाहर ना निकलने देना, फ़ोन नहीं यूज़ करना और फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। आपको अपने बच्चे को फ्रीडम देना है, पर उस फ्रीडम पे नज़र भी रखनी है कि बच्चा उसको कैसे यूज़ कर रहा है, और कम्युनिकेशन ज़रूर बना के रखना है। बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल आपको रहना है कि अगर आपका बच्चा कोई इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो वो आके आपसे मिल सके, उस चीज़ को बोल सके। मोस्टली अगर रूरल एरिया में जाएं तो क्या बच्चों को मारना सही है? कुछ लोग कहते हैं कि मारा नहीं गया इसलिए बिगड़ गया जी। कुछ लोग कहते हैं कि उसको इतना मार दिया इसलिए बिगड़ गया जी। तो इस पे आपका क्या कहना होगा कि क्या इसका सिर्फ एक लाइन में जवाब देना हो कि क्या बच्चों को मारना चाहिए, तो उसका जवाब होगा नहीं। बच्चे को किसी भी तरीके का कॉर्पोरल या फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बच्चों की आदतें सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस उसमें पेशेंस लगता है। और मुझे लगता है इंडिया में लोगों के पास पेशेंस की कमी है, पेरेंट्स के पास पेशेंस की कमी है। तो हमें क्विक तरीका दिखता है कि चाटा लगाया, बिहेवियर ठीक करो। तो हमें ध्यान देना है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चों का बिहेवियर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चाटा लगा देने से या एक बार मार देने से उस बच्चे ने उस टाइम वो बिहेवियर नहीं किया, पर आगे के लिए उसे ये नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं करना था ये बिहेवियर, ठीक है, या फिर मुझे क्यों चाटा लगाया गया, मुझे क्यों मारा गया, और उस चाटे का, उस बिहेवियर का, उस वॉयलेंस का उस पर क्या असर होता है वो बच्चे से बच्चे अलग डिपेंड करता है। कभी कभी किसी बच्चे को एक चाटे या एक मार का बहुत ही गहरा असर हो सकता है, बहुत ही उनके साइकी है जिसे हम कहते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पनिशमेंट बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए। पेरेंट को ये समझना चाहिए कि इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़रूरी है बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। जैसे किसी अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को हमें, अगर हमने पौधा लगाया, हम चाहते हैं कि वो अच्छे फ्लावर्स दे या वो प्लांट हेल्दी रहे, तो हम उसमें पानी डालते हैं। अगर वो इंडोर प्लांट है तो हम उसको अंदर रखते हैं, उसको सनलाइट की नीड है तो हम उसको बाहर रखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि नाजुक होते हैं, हमें उनको प्लांट को कुछ टाइम अंदर कुछ टाइम बाहर रखना होता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे फ्यूचर हो उनका, या अच्छे उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेज हों, तो हमें भी अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए। उनके आगे फ्यूचर के लिए उनके इमोशंस को समझना और उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स नहीं इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, उनके बच्चे उनसे डिस्टेंट होते जाते हैं, और फिर आगे जाके बिहेवियरल इश्यूज़ होना, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आना, वो कॉमनली इशूज़ देखे जाते हैं।